मीरानपुर गांव के बाहर एक सूखा, बंजर मैदान था, जिसे सब काला खेत कहते थे। दिन में वह बस फटी हुई मिट्टी, जली घास और धूल से भरी वीरान जमीन लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही उसका रंग जैसे बदल जाता था। हवा अचानक थम जाती, पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो जातीं, कुत्ते पूंछ दबाकर दरवाजों के नीचे छिप जाते और पक्षियों की आवाज तक बंद हो जाती। उस काले खेत के आखिर में एक पुराना, टेढ़ा मेढ़ा घर खड़ा था, ऐसा घर जिसे देखकर लगता था कि वह बरसों पहले गिर जाना चाहिए था, पर जाने किस जिद या किस अभिशाप के सहारे अब तक खड़ा था। उसकी दीवारों पर काई जमी थी, लकड़ी की खिड़कियां आधी टूटी हुई थी, और ऊपर वाली मंजिल की एक खिड़की में हर रात पीली लौसी चमकती दिखाई देती थी, जैसे कोई अंदर बैठा इंतजार कर रहा हो। गांव के बूढ़े हमेशा कहते, अगर रात में उस खेत की तरफ से कोई तुम्हारा नाम पुकारे, तो जवाब मत देना, चाहे आवाज तुम्हारे अपने बाप की ही क्यों न हो। लेकिन शहर से पढ़कर लौटा आरव ऐसी बातों पर हंसता था। उसके पिता की मौत को अभी 10 दिन ही हुए थे, और वह अंतिम रस्मों के लिए गांव आया था। पिता के मरने के बाद से घर में एक अजीब सी चुप्पी थी, मगर उस चुप्पी से भी ज्यादा उसे बेचैन करता था वह पुराना घर, जो हर रात दूर अंधेरे में एक जली हुई आंख की तरह चमकता रहता। उसकी बुआ ने उसे कई बार चेतावनी दी, तेरे पिता उस घर का नाम तक नहीं लेते थे, अंधेरा होते ही खिड़कियां बंद कर देते थे। तू भी उस तरफ मत देख, आरव ने हंसकर पूछा। क्यों? वहां भूत रहते हैं? बुआ का चेहरा सख्त हो गया। वह बोली, भूत होते तो बात आसान थी। वहां कुछ और है, जो इंसानों की आवाज पहन लेता है। उस रात आरव अपने कमरे की खिड़की से देर तक काले खेत की तरफ देखता रहा। आधी रात के करीब उसे लगा कि ऊपर वाली टूटी खिड़की में कोई खड़ा है, एक लंबा, सफेद चेहरा, जो सीधे उसकी तरफ देख रहा था। उसने आंखें मलीं, मगर जब दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। वह अपने ही डर पर मुस्कराया, पर तभी उसे अपने कमरे की खिड़की के बाहर बहुत हल्की आवाज सुनाई दी। आरव, उसकी रीढ़ में बर्फ उतर गई, क्योंकि वह आवाज उसके मरे हुए पिता की थी। वह जड़ हो गया। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, बेटा, खिड़की खोल। आरव कांपते हुए खिड़की के पास गया। बाहर घुप्पा अंधेरा था। फिर धीरे धीरे कांच के उसके दुख ने उसके भीतर की इंसानियत खा ली। वह रात में गांव वालों को उनकी माँ, बीवी, बच्चों की आवाज में बुलाती थी। जो उसके बुलावे पर चला जाता, वह कभी वापस नहीं आता। कुछ लोग लौटे भी, तो सिर्फ देह लौटती थी, आत्मा नहीं। आरव ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज फट गई। उसी शाम उसने तय किया कि वह अगले दिन शहर लौट जाएगा। पर रात को फिर फोन बजा। स्क्रीन पर उसके पिता का नंबर चमक रहा था, वही नंबर जो उनकी मौत के बाद से बंद था। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। पहले कुछ सेकंड सिर्फ खरखराहट सुनाई दी, फिर किसी के घिसटने जैसी आवाज, और फिर उसके पिता की टूटी हुई आवाज, आरव, तू मुझे वहां छोड़कर क्यों आ गया? फोन कट गया। उसी रात उसके कमरे की दीवार के अंदर से खरोंचने की आवाज आने लगी, धीमी, लंबी, नाखूनों से लकड़ी कुरेदने जैसी। और फिर ठीक उसके कान के पास, जबकि वहां कोई नहीं था, एक फुसफुसाहट उभरी, तूने खिड़की नहीं खोली। पर खोल देगा। अगली सुबह आरव गांव छोड़ने के लिए निकला, लेकिन बस अड्डे तक पहुंचते पहुंचते उसकी बुआ बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उन्हें घर लाया गया, तो उन्होंने होश में आते ही सिर्फ एक बात कही, वह दरवाजे तक आ गया था। तेरे पिता की शक्ल में। उस रात पूरे गांव में अजीब बेचैनी थी। कुत्ते बिना वजह चिल्ला रहे थे, बैलों ने चारा खाना बंद कर दिया था, और हवा में मिट्टी और सड़ी चीज की मिलीजुली गंध फैली थी।
आधी रात होते होते बाहर से पैरों की घिसटती हुई आवाजें आने लगी। आरव ने झरोखे की दरार से झांका तो उसकी सांस रुक गई। काले खेत की दिशा से कई आकृतियां गांव की ओर चली आ रही थी, धीरे धीरे, झटकेदार कदमों से, जैसे उनके जोड़ ठीक से मुड़ नहीं रहे हों। चांदनी उनके चेहरों पर पड़ी तो आरव ने उनमें कई पहचान वाले चेहरे देखे। वो बूढ़ा दुकानदार जो 5 साल पहले मर गया था, नदी में डूबा किशोर, पड़ोस की वह औरत जिसकी बरसों पहले चिता जली थी, और सबसे आगे उसके पिता। उनके कफन का कपड़ा मिट्टी में घिसट रहा था, गर्दन एक तरफ टेढ़ी थी और आंखें सीधे घर की तरफ लगी थी। वे सब घर के बाहर आकर रुक गए। फिर एक साथ, जैसे कई गलों से निकलकर एक ही आवाज बन गई हो, वे बोले, आरव, बाहर आओ। फिर आवाज बदल गई। अब वह उसकी माँ की थी, जो उसके बचपन में मर गई थी। बेटा, मैं ठंड में खड़ी हूँ। दरवाजा खोल। आरव की टांगे जवाब देने लगी।